नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। इसके बाद रूरल इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर रूरल इंडस्ट्रीज़ ये शुरू किया गया था। कब? ये बजट स्पीच 1999-2000 में अनाउंस किया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है रूरल इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप कर सके। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। इसके लिए कई सारी स्कीम्स जो है चलाई गई थी इस बजट स्पीच में 1999-2000 में, और एम किया गया था कि 100 रूरल क्लस्टर जो है हर साल डेवलप की जाएंगे। इसके तहत गवर्नमेंट ने एक और स्कीम यहाँ पे शुरू की थी, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेंटर। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर जो है ये रूरल और बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री में सेटअप करने की बात कही थी 8th 5-year प्लान के टाइम पीरियड में। 8th 5-year प्लान में टारगेट रखा गया था कि इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेंटर्स ऐसे 50 खोले जाएंगे देश में, और 9th 5-year प्लान में इसको कंटिन्यू करने की बात कही गई थी। रूरल यूनिट सेटअप करने के लिए KVIC भी यहाँ पर कुछ अपना सपोर्ट देती रही है लगातार 1994 तक। बैम्बू और केन इंडस्ट्री को सपोर्ट जो है KVIC करती रही है, और डेवलपमेंट ये KVIC ने शुरू किया था 1968-69 में। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेंटर के बारे में हमने आपको बताया कि 5 करोड़ रुपए करीब लागत आंकी गई थी। कॉस्ट ऑफ लैंड हटा करके इतनी लागत आएगी करीब एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करने में। और इसमें कॉस्ट शेयरिंग कैसे रहती थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो ये सिडबी होती थी ये अपनी कॉस्ट शेयरिंग करते थे 2/3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में करते थे। 2 हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 3 हिस्सा सिडबी का, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन में सरकार अपना शेयर बढ़ा देती थी, 4:1 कर देती थी। तो ये है यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेंटर स्कीम के बारे में। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में शुरू किया गया था 1992-93 में, और इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट था 10,000 पर डिस्ट्रिक्ट, 10,000 लोगों को एक डेफिनेट टाइम पीरियड में हर डिस्ट्रिक्ट से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था 125 बैकवर्ड ब्लॉक में, 125 करीब जो पिछड़े ब्लॉक थे कंट्री में। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी जो महात्मा गांधी थी, महात्मा गांधी जी की जो हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है, उसमें टारगेट रखा गया था कि 125 जो अति पिछड़े ब्लॉक है कंट्री में उनको डेवलपमेंट के लिए फोकस किया जाएगा। ये था आपका ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम। एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले विलेज में लेबर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। विलेज वर्कर्स, इनको हम 2 टाइप में बांट सकते हैं, एक होते हैं एग्रीकल्चरल लेबर और दूसरे होते हैं अदर विलेज वर्कर। ठीक, जो फर्स्ट ऑल इंडिया लेबर इंक्वायरी की रिपोर्ट आई थी 1994 में, उन्होंने एग्रीकल्चरल लेबर को इस तरीके से डिफाइन किया था, वर्कर जो अपना आधे से ज़्यादा समय टोटल वर्किंग टाइम का एग्रीकल्चरल लेबर की तरीके काम करता है। ठीक है, वो आपका एग्रीकल्चरल लेबर हो गया। इसका मतलब है कि वो जो है वेज लेबरर यानी दैनिक मजदूर जो है अपना आधे से ज़्यादा हिस्सा टोटल काम करने का एग्रीकल्चर में अगर देता है, जैसे मोर देन हाफ आवर ऑफ टोटल वर्किंग टाइम, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो है वर्कर अगर एक दिन में, एक हफ्ते में 6 दिन काम करता है और उसका 3 से ज़्यादा दिन का समय एग्रीकल्चर लेबर की तरीके काम करने में जाता है, तो वो एक एग्रीकल्चर लेबर है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क का मतलब है प्योर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, यानी कि कल्टीवेशन एटसेट्रा, अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं। जो अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसको एग्रीकल्चरल लेबर नहीं कह सकते हैं। ज़मीन को जोतना और बोने का काम जो करता है, कल्टीवेशन में एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व रहता है, अपने हफ्ते में 6 दिन के काम में से 3 दिन से अधिक, तो वो आपका एग्रीकल्चरल लेबर है, ये माना गया। अदर विलेज वर्कर भी हैं, कुछ सीजन में एग्रीकल्चर लेबर का काम कर सकते हैं, वो अलग की बात है। नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 ने रूरल लेबरर्स को डिवाइड करने की कोशिश की एग्रीकल्चरल लेबर्स में और नॉन एग्रीकल्चरल लेबर्स में। फिर एग्रीकल्चर जब कैटेगरी अपने आप में बन गई तो जो पर्सन इससे इंगेज थे, एसोसिएटेड थे, उनको भी 3 ग्रुप में बांटा गया, कल्टिवेटर, एग्रीकल्चरल लेबर्स और वर्कर इंगेज इन फॉरेस्ट्री, फिशिंग, लाइफ स्टॉक। ठीक, तो ये 3 कैटेगरी हो गई।
अभी हम जो स्कीम्स डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए। तो एग्रीकल्चरल लेबर्स को भी हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, वेरी स्मॉल कल्टिवेटर्स विद मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज वेज लेबर। द सब कैटेगरी ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स कैन बी स्टिल फर्दर डिवाइडेड, यानी कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट लेबर्स अटैच्ड विद कल्टिवेटिंग हाउस होल्ड, और दूसरा है कैजुअल लेबर। तो कैजुअल लेबर को भी हम फिर डिवाइड कर सकते हैं शेयर क्रॉपर और लीज होल्डर। ठीक है, ये कैटेगरीज हो गई। इन कैटेगरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जरूर याद करने की कोशिश करिएगा, खासकर एग्रीकल्चरल लेबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिसमें जो है एग्रीकल्चरल लेबर्स आते हैं, उसके लिए कई लेजिस्लेशंस भी सरकार पूर्व में लाई है। ठीक है, और कई सारी वेलफेयर स्कीम्स और प्रोग्राम भी लाई है। लेजिस्लेटिव मेजर्स में अगर हम देखें तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 हो गया, इनका ईयर ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। ये कुछ लेजिस्लेशंस आए थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हम देखेंगे एग्रीकल्चरल वर्कर्स कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये 2001 में आई थी। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए ये आई थी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, 1 जुलाई 2001 से लागू हुई थी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC के द्वारा। जो प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कई सारी स्कीम्स लाई है। उसमें हम आप देख सकते हैं PM किसान देख सकते हैं, PM की कुसुम देख सकते हैं। ठीक है, और आपकी कई सारी और भी स्कीम है, PM किसान सम्मान निधि देख सकते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब चिल्ड्रन से संबंधित सोशल लेजिस्लेशंस जो भारत में कौन कौन से आए हैं, जैसे नेशनल एजेंडा जो है, जो नेशनल पॉलिसी आई थी 1974 में, उसको बना दिया गया था कि चिल्ड्रन के डेवलपमेंट का और उनके फ्यूचर सिक्योरिटी का एजेंडा रहेगा। तो चिल्ड्रन के किसी भी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कई सारे लेजिस्लेशंस यहाँ पर लाए गए थे। कुछ पहले के लेजिस्लेशंस थे, ठीक है, जैसे ये है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2001। ठीक, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, नॉट एबॉलिशन, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल एंड इन्फेंट फूड प्रोडक्शन यूनिट सप्लाई एक्ट 1992। इनको धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में आप जानते हैं कि मेल जो है प्रेजेंट में 21 वर्ष की आयु में विवाह कर सकते हैं, फीमेल 18 वर्ष की आयु में। अब प्रेजेंट कैबिनेट जो है, प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट जो है विचार कर रहा है कि दोनों की मैरिज एज को बराबर कर दी जाए, यानी कि गर्ल्स की भी जो सम्मत विवाहित होने की आयु है उसको भी 21 कर दी जाएगा। इसके लिए जून 2020 में एक 10 मेंबर की टास्क फोर्स बनाई गई थी इस पर विचार करने के लिए कि क्या मैरिज एज जो है वुमेन की उसको बढ़ा के 21 कर देना चाहिए। उसको हेड किसने किया था? जया जेटली ने किया था। ठीक है, जया जेटली, इसको याद रखिएगा। जया जेटली टास्क फोर्स एसोसिएटेड है वुमेन की आयु पर विचार करने के लिए, जिस पर वुमेन मैरिज कर सकें। तो ये कम आयु में शादी करने या फिर बाल विवाह करने को 1978 में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया था। ठीक है, पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकता था कि बिना वारंट के ऐसे व्यक्ति को। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो रजिस्टर किया जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है, जो इस तरह की मैरिज को प्रमोट करता है, जो गार्जियन जो साइलेंट रहा हो इस पर, या अपनी मौन स्वीकृति दी हो मैरिज होने पर, तो उन सभी को अरेस्ट किया जा सकता था। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के बारे में बात कर चुके हैं। और इस एक्ट के आने से जो पहले का लेजिस्लेशन था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1939, उसको रिपील किया गया था। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसे ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होने से रोका जाता था जो उनके लिए हार्मफुल और अनसेफ हो सकते थे, जैसे पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री वगैरह, इन सब में कार्य नहीं करने दिया जाता था। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 ये आया था, इसको प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिली थी 30 दिसंबर 2000 को। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है दोनों चीज़ों से डील करता है। ऐसा जुवेनाइल, ठीक है, मतलब ऐसे 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी जुवेनाइल जिसने कोई क्राइम किया हो या फिर नेग्लेक्ट किया गया हो उसको, और अदरवाइज जो है उसी को एक्सप्लॉइट किया गया हो और उससे कोई जो है गलत काम कराया गया हो। ठीक है,
कई सारे अधिनियम आप देखेंगे 1986 के से 2000 के बीच लागू किए गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि राइट ऑफ चाइल्ड 1986 का कन्वेंशन जो है जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया था यूएन में, और रेटिफाइड किया था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, ये बीजिंग रूल्स आए थे 1985 में, इसको भी गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया। यूनाइटेड नेशंस रूल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी 1990 में ये हुआ था, ठीक है। तो इसको भी भारत ने संज्ञान में लिया। तो इन सभी से प्रभावित होकर के 1986 से 2000 के बीच कई सारे लेजिस्लेशंस भारत में पास किए गए। इसके बाद आखिरी में इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल एंड इन्फेंट फूड रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992 आया था, ठीक है। और लगभग जो है इसमें बेबी केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को रेगुलेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो अडॉप्ट किया था 1981 में इंटरनेशनल कोड फॉर द मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। और इंडियन कोड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसको दिसंबर 1983 में लागू किया था। और इसी के आलोक में फिर 19 दिसंबर 1992 को एक फुल फ्लेज्ड कानून भारत ने पास कर दिया था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको इन्फेंट यानी नवजात शिशु अपने मुंह से जो है कंज्यूम करता है उसको रेगुलेट किया जाना जरूरी है। जैसे फीडिंग बॉटल्स हो गया, ठीक है, और इन्फेंट फूड्स हो गया, उसकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन और प्रोडक्ट्स पर ये आपका एक्ट आया था 1992। हमारे ऑफिशियल सिलेबस में डेवलपमेंट या फिर विकास वर्ड पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो विकास की अवधारणा को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक एलिमेंट जो है डेवलपमेंट पे क्या होता है, बेसिक हम अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो पॉजिटिव चेंज इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट में भी पॉजिटिव चेंज देखने को मिले, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बेसिक एलिमेंट क्या है डेवलपमेंट के, रिमूवल ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, इनइक्वलिटी रिमूव हो और पॉवर्टी रिमूव हो, मटेरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल को इंक्रीज़ किया जाए, इंक्रीज इन सोशल वेलबींग को इंक्रीज़ किया जाए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एक्सेट्रा। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स ऑफ डेवलपमेंट अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इन अ रीजन ऑफ कंट्री, जितना भी डेवलपमेंट हो उससे जो भी लाभ हो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ ही लोगों के हाथ में रिसोर्सेस और सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बाकी एक लार्ज पॉपुलेशन का हिस्सा गरीब ना रह जाए, ये भी देखना जरूरी है डेवलपमेंट में। इन्हेंसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ वाइडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी लीडिंग टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करना होगा, केवल इंटेंसिव एग्रीकल्चरल पर नहीं फोकस कर सकते हैं, केवल और केवल किसी एक सेक्टर के डेवलपमेंट पर नहीं फोकस करना चाहिए, अदरवाइज ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स विच परमिट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग फॉर ऑल, तो इसी में आप देख सकते हैं कि पंचायती राज भी आ जाता है। कुल मिलाकर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गई है कि ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें सभी को डिसीजन मेकिंग में थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिले। अब डेवलपमेंट हमने देख लिया, अंडर डेवलपमेंट इसके विपरीत होता है, मास पॉवर्टी देखने को मिलती है, लो लेवल ऑफ इनकम एंड कंसंट्रेशन ऑफ इनकम्स इन फ्यू हैंड, इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, लो लेवल ऑफ इनकम होती है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब कुछ मिलाकर इनकम कुछ ही लोगों के हाथों में होती है, रिसोर्स और का एक्सेस और डिसीजन मेकिंग कुछ ही लोगों के हाथों में होता है। आपके अंडर डेवलपमेंट में हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पुअर न्यूट्रिशन, हाउसिंग, लिटरेसी, वेलफेयर स्टेटस का ख़राब कंडीशन होती है, प्रिपोंडरेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होता है और लो स्टेटस ऑफ वुमेन देखा जाता है। वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप्स जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हैं भारत में, उनका स्टेटस भी ख़राब देखा जाता है अंडर डेवलपमेंट के केस में। अब थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत में हमें गांधीयन व्यू ऑफ डेवलपमेंट को सबसे पहले पढ़ना होता है। गांधीयन कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट का था वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से अलग था। यहाँ पर गांधी जी का जो फोकस था वो ये था कि इकोनॉमिक माइक्रो ग्रुप्स से इंडिविजुअल्स किस तरीके से एसोसिएटेड हैं, ये फैक्टर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार माइक्रो ग्रुप जैसे कि विलेज कम्युनिटी का बहुत महत्व होने वाला था भारत के डेवलपमेंट में, जैसा गांधी जी ने विचार किया था। गांधी जी का मानना था कि स्टेट यानी कि राष्ट्र जो है उसका रोल कम होता है, इन माइक्रो ग्रुप्स का ज़्यादा होता है, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि हमें एक एक सेक्टर पर ना फोकस करके लोकल लेवल पर फोकस करना चाहिए, खासकर विलेजेस पर फोकस करना चाहिए जो फोकल पॉइंट होंगे डेवलपमेंट के, गांधी जी के स्कीम के अनुसार, ठीक है। और डेवलपमेंट में इंडिविजुअल के रोल को कम नहीं आंका जा सकता है गांधी जी के अवधारणा में। डिसीजन मेकिंग में लोकल लेवल
को इन्वॉल्व करना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे कि पंचायत हो सकते हैं। गांधी जी ने माना था इस स्कीम के तहत, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं भारत सरकार ने लॉन्ग टर्म में लागू करने का भी प्रयास किया। हालांकि गांधी जी जिस तरीके से एक स्टेट की अवधारणा के ही खिलाफ थे, ठीक है, और प्लान्ड इकोनॉमी के ही अगेंस्ट थे, कि मतलब ऊपर से अगर राजनयिक जो है कोई प्लान बनाते हैं उसको फिर छोटे स्तर पे लागू किया जाता है, इसके वो खिलाफ थे। उनका मानना था कि हर इंडिविजुअल अपने माइक्रो ग्रुप से जुड़ करके अपने लोकल एरिया के डेवलपमेंट का प्लान खुद बनाए, ठीक है। ये था गांधी जी का प्लान। भारत में डेवलपमेंट के मेजर इश्यूज क्या रहे हैं? ग्रोथ वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत ने पहले 5 ईयर प्लान में तो नहीं, दूसरे तीसरे से ग्रोथ करना शुरू कर दिया था, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ठीक है। 3rd 5 ईयर प्लान में 4 तक काफ़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमने ग्रो करना शुरू किया, कई सारे हमने प्लांट लगाए, ठीक है, चाहे वो स्टील का हो, चाहे इस्पात का हो, चाहे कोयले का हो। हमने धीरे धीरे एनर्जी को डेवलप करना शुरू किया। भारत में थर्मल एनर्जी पर फोकस किया गया, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी काफ़ी बूस्ट मिला प्रोडक्शन में। ये हम मानते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बेनिफिट्स का, लेकिन हालांकि हमने इतना ग्रेन उगाना शुरू कर दिया कि उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से अन्य भारत के उन हिस्सों में भी वितरित किया जा सकता था अफोर्डेबल प्राइसेस पर, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन लो था गेहूं वगैरह का, उनको भी भेज सकते थे ग्रीन रिवॉल्यूशन से हुए प्रोडक्शन से, ठीक है, एफसीआई भेज सकता था। लेकिन फिर भी यहाँ पर सोचा गया कि जो हमने कॉन्सेप्ट सोचा था रिसाव के सिद्धांत का, यानी कि आपके ट्रिकल डाउन थ्योरी का, वो यहाँ पर फेल होता है। लगातार कुछ ही लोगों के हाथों में वेल्थ कंसंट्रेट होती जा रही है, डिसीजन मेकिंग पावर आती जा रही है, और जो सोसाइटी एट लार्ज है वो अभी भी गरीब है, और काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है बेसिक एमिटीज़ या फिर बेसिक नीड को भी अचीव नहीं कर पाया है। तो इसलिए फोकस किया गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर भी फोकस करना होगा। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करके हम भारत का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। रैपिड डेवलपमेंट से हम सोसाइटी एट लार्ज को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे हैं, ये महसूस किया गया। इस वजह से स्टेट को इन्वॉल्व होना यहाँ पर शुरू होना पड़ा। मतलब कुल मिलाकर ये था कि स्टेट अब इन्वॉल्व होगा, स्टेट इंश्योर करेगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, और कंसंट्रेशन ऑफ लैंड और कैपिटल केवल कुछ हाथों में ना रहे। इस वजह से स्टेट को यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंटरवीन करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे पॉलिसीज़ करने की ज़रूरत थी, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की ज़रूरत थी, कुछ लेजिस्लेशंस की भी ज़रूरत थी, और यहाँ पर कुछ स्कीम्स की भी ज़रूरत पड़ी। अब दूसरा यहाँ पर सवाल आता है, भारत में जो डिबेट है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, ये डिबेट है लगभग चलती रही है 1992 तक, जब तक लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, और जब तक हमने सर्विस सेक्टर को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना नहीं शुरू किया, तब तक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, इस पर डिबेट बनी रही। सबसे पहला विचार ये था कि जैसा भारत की कंडीशंस थी 1960 में, युद्ध हुए थे, सूखे पड़े थे, अकाल पड़े थे, कुल मिलाकर लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी अवेलेबल होना मुश्किल हो गया था। तब तो वहाँ पर बिल्कुल हमें सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और मतलब कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस करना जरूरी था, क्योंकि लोग अगर सस्टेन करेंगे, लोग अगर जिएंगे, तभी जो है आगे विचार कर सकते हैं। अगर उस समय सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट की बात की जाती और इन सब चीज़ों की बात की जाती, तो बिल्कुल वो मूर्खतापूर्ण बात होती और रेशनल ना होती। तो जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा फूड प्रोडक्शन को इतना अचीव कर लिया कि ना सिर्फ हम खुद को सर्वाइव कर सकते थे, बल्कि अपने फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते थे, तब फिर सोचा गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने काफ़ी प्रयास किए, कई कंट्रीज से कोलैबोरेट किया, और कई सारे भारत में संयंत्र लगाए गए। तो ऑल एंड ऑल हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को साइमल्टेनियसली यहाँ पर जारी रहना जरूरी था, और आगे भी जारी रहना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं करेंगे तो फूड ग्रेन प्राइसेस इतने बढ़ जाएंगे जो अल्टीमेटली पुअर को प्रभावित करेंगे। अगर हम बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कृषि क्षेत्र में इतनी क्षमता नहीं है। भले ही कृषि क्षेत्र जो है आज भी भारत में सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स को अवशोषित करने वाला सेक्टर है, लेकिन इतना नहीं है कि पूरे की पूरी भारत की जनसंख्या को काम दे सके, ठीक है। तो ये दोनों बातें हैं। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को साथ साथ यहाँ पर ग्रो करने की ज़रूरत है, और अब तो अगर फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, जैसे कि रिसेंट ट्रेंड्स है, तो हमको सर्विस सेक्टर पर भी बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। फिर कैपिटल वर्सेस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पर फोकस करना, यहाँ पर कैसा रहेगा, इस पर काफ़ी डिबेट हुई कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे। लेबर डिस्प्लेसिंग टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जिसमें मशीन का यूज़ होता था, ठीक है, और कुछ दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी आई थी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, यानी कि मशीन जो आई थी उनको भी चलाने के लिए लेबर्स की ज़रूरत थी।
तो कैपिटल इंटेंसिव और लेबर डिप्लेसिंग टेक्नोलॉजी जो है ऑफन एक्सपेंसिव होती थी और इसको लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी। तो भारत में ये बहुत तेज़ी से नहीं अपनाई जा सकी, ठीक है। और भारत में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी क्योंकि भारत में लेबर फोर्स ज़्यादा था और इसको श्रम में अवशोषित करने के लिए हमको देखना था कि मशीन आए भी तो उसको हर हाल में लेबर से ऑपरेट करें, वरना फिर कई बड़ी संख्या में जनता जो है बेरोजगार रह जाएगी। तो भारत के लिए ये समझना ज़रूरी था कि ऐसा नहीं है कि अगर जापान ने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अपना करके डेवलपमेंट कर ली है तो हमको भेड़ चाल चल के उसी टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अगर जिस टेक्नोलॉजी को अपनाया है तो उसी को भारत भी अपना ले। ये करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि सभी की कंडीशंस अलग हैं। भारत का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो पॉपुलेशन बेस है, जो डेमोग्राफिक है, वो अलग है, ठीक है। तो हमको कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर भी देखना है और ओवरऑल कंसीक्वेंस भी देखना है कि हम कौन सी टाइप की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पर भारत को अपने जो मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए और साथ ही साथ ये भी देखने के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, इसको देखने के लिए कुछ बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत थी। और यहाँ पर भी वही बात है कि बैलेंस की ज़रूरत थी। कोई एक जो है हम नहीं अपना सकते थे भारत जैसे देश में। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की डिबेट ये भी चलती आ रही जब तक पंचायती राज लागू नहीं हो गया था। वो ये कि मतलब ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर जो कैपिटल है, जो लैंड है, वो केवल कुछ ही हाथों में कंसंट्रेट रहे, वही लोग डिसीजन लें और उसी से सोसाइटी एट लार्ज का बेनिफिट हो। ये होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो इस पर भी कई सारे फिर दोनों तरह के तर्क आते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है सेंट्रलाइजेशन ही ज़रूरी है, ठीक है, वरना डिसेंट्रलाइजेशन में फिर एग्जीक्यूशन बहुत डिफ़िकल्ट और सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, ठीक है। और दूसरा तर्क ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो सभी को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है और सभी के हाथों में जो है कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग पावर हो जाती है। तो कंसीक्वेंटली जो है इसमें भी एक जो है बीच का रास्ता अपनाया गया था। इसमें पूरा कम्युनिस्ट अप्रोच या पूरा कैपिटलिस्ट अप्रोच नहीं अपनाया जा सकता था। हम जानते हैं कि भारत में शुरू से ही मिक्स्ड इकनॉमी पर फोकस किया गया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 से ही कह दिया गया था कि भारत में मिक्स्ड इकनॉमी पर हम फोकस करेंगे, ये कैपिटलिस्टिक या फिर सोशलिस्ट नहीं रहेगी। हालांकि सोशलिस्ट एलिमेंट जब तक नेहरू थे तब तक लागू रहे भारत में, लेकिन भारत में मिक्स्ड इकनॉमी का कॉन्सेप्ट शुरू से ही है, ठीक है। तो इस मिक्स्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ जरूरी होता है वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्कीम्स का बिल्कुल लोगों के पास आ जाता है। इस वजह से डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। इस वजह से पंचायती राज डेवलपमेंट अल्टीमेटली हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। आखिरी डिबेट रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट की है। शुरू से ही आरोप लगते रहे कि भारत में कि सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं कंसंट्रेट किए गए हैं अर्बन एरियाज़ में, रूरल पर ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन लगातार सरकार ने स्कीम्स चलाई हैं रूरल एरियाज़ के लिए, जो आप पढ़ते ही हुए आ रहे हैं। 1970 से लगातार कई सारी स्कीम्स आप साल दर साल देखेंगे। हर 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ रिव्यू किया जाता था। और रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए कई सारे स्कीम्स चलाए गए थे, जिससे कि अर्बन एरियाज़ जैसे ही रूरल एरियाज़ को भी डेवलप किया जा सके। हालांकि इसमें कई सारी डिफ़िकल्टीज़ थी क्योंकि अर्बन एरियाज़ अपने आप में ही कह सकते हैं कि पहले से ही वेल इक्विप्ड होते थे। मतलब उसमें जो बेसिक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अर्बन एरियाज़ में ऑलरेडी जो कनेक्टिविटी वगैरह की सुविधाएं, सैनिटाइजेशन वगैरह की ऑलरेडी होती ही थी, उनको बस इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। जबकि भारत के ज़्यादातर विलेजेस में इन बेसिक एमिनिटीज़ को ही लागू करने में बहुत समय लग गया था, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर सोसाइटी एट लार्ज 70% गाँवों में ही निवास करती है, तो ज़्यादा यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान रूरल एरियाज़ पर दिया जाएगा तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, तो कोई यहाँ पर फिक्स्ड फॉर्मूला या फिर फिक्स्ड पाथ नहीं हो सकता डेवलपमेंट को अचीव करने का। इस वजह से किसी भी कंट्री को अपने ऑब्जेक्टिव्स को तय करना होता है, गिवन टाइम फ्रेम में उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है और उसके आउटकम के आधार पर फर्दर प्लानिंग करनी होती है। तो यही काम भारत ने भी किया। भारत ने प्लान्ड इकोनॉमी पर फोकस किया और प्लान स्ट्रैटेजी बनाई। इसी वजह से ये प्लानिंग कमीशन भी सेटअप कर लिया गया था 1950 में ही, और लगातार फिर 5 ईयर प्लान आपके चलते रहते हैं 1 से लेकर 12 तक। भारत की आर्थिक विकास की कहानी को हम इस तरह की क्रोनोलॉजी में मोटे तौर पर बांट सकते हैं। प्रिपरेटरी फेज ऑफ प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, ये माना जाता है इंडिपेंडेंस से लेकर के मिड 1950 तक। फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड बाय हैवी इंडस्ट्री 1950 से 1960 के बीच माना जा सकता है। पुलिंग अप एग्रीकल्चर, ये माना जा सकता है 1960 से 70 तक। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के 2 फेज आए थे उन्हीं पीरियड में आए थे। इसके बाद पंप प्राइमिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, द डिकेड ऑफ 1980, ठीक
ठीक। द फेज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये 1991 से अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये है मोटे तौर पर भारत की आर्थिक कहानी के 5 हिस्से। रूरल डेवलपमेंट एक कंसर्न तब बनी जब ये देखा गया कि जितनी भी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, वो पॉवर्टी एलिविएशन में और इनइक्वलिटी को हटाने में, खासकर रूरल एरियाज़ में इनएफेक्टिव रही हैं, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस किया गया, ठीक है। और कई बार प्रॉब्लम्स जैसे एजुकेशन की कमी थी, इस पे फोकस किया गया, हेल्थ सर्विसेज पर, एम्प्लॉयमेंट पर, और पॉवर्टी एलिमिनेशन पर रूरल एरियाज़ में फोकस किया गया। लेकिन कई बार ये देखा गया कि जो रिजल्ट्स थे वो नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए ये कहा गया कि हर हिस्से पर अलग अलग फोकस करने के बजाय कि पॉवर्टी एलिवेशन के लिए अलग स्कीम ला दी, ठीक है, हाउसिंग के लिए अलग ला दी, फिर आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए अलग कोई स्कीम चल रही है, ठीक है, और सैनिटाइजेशन के लिए अलग स्कीम चल रही है, सोशल सर्विसेज की कोई अलग स्कीम चल रही है, मैटरनिटी बेनिफिट देने की अलग स्कीम चल रही है। तो इसमें देखा गया कि हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई सारी समस्याएं हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग नहीं देख सकते हैं। कोई अगर हाउस होल्ड है तो वो गरीबी से भी जूझ रहा होगा, लिटरेसी भी वहाँ पर कम होगी, हेल्थ सर्विसेज की भी उसको ज़रूरत है, मजदूरी रोजगार की भी ज़रूरत है, और घर की भी ज़रूरत है। तो हम उसको अलग अलग इतनी सारी स्कीम्स का अगर बेनिफिशरी बनाना चाहेंगे, वो भी तब के ज़माने में जब कोई ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज नहीं अवेलेबल थी, तब तो ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट था। तो इस वजह से सोचा गया कि हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भारत का प्रयास था वो समराइज़ किया जा सकता है 1950 से 60 से 70 तक की। उसमें 2 मेनली प्रयास किए गए थे। सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसको बढ़ाया गया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन वही देखा गया कि जो गेन्स हैं, जो बेनिफिट हुए, बहुत स्मॉल माइनॉरिटी तक पहुँचे थे, यानी देश के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। जो ऑलरेडी थोड़े से प्रिविलेज थे उन्हीं को और ज़्यादा लाभ मिलने लगे थे, और जो पूरा एक रूरल पॉपुलेशन थी जिसका बहुत बड़ा हिस्सा था, उसमें ये प्रॉफिट नहीं पहुंच पाया था। और इसका एक कारण ये भी था कि जो दूसरी कंट्रीज़ अप्रोच अपना रही थी वही भारत ने भी अपनानी शुरू की। कई सारी दूसरी कंट्रीज़ में अप्रोच बिल्कुल सक्सेसफुल भी रही, जैसे कि जापान में इंडस्ट्री जो है बहुत जल्दी मैच्योर स्टेज तक पहुंच गई थी। यूरोप की अदर कंट्रीज़ में भी जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे हुआ था इंग्लैंड में, अदर कंट्रीज़ में, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो ये सोचा गया था कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में भी आएगा और पूरे रूरल इकोनॉमी को बदल देगा और सभी को जो है इकोनॉमिकली एम्पावर कर देगा। लेकिन वही बात है कि भारत के लिए ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ, ठीक। दूसरे देशों में जहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी साथ साथ अचीव हुआ, मॉडर्नाइजेशन भी अचीव हुआ, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी उन लोगों ने बढ़ाई, अर्बनाइजेशन के भी स्तर को लगातार बढ़ाया। भारत में ऐसा नहीं हो पाया। भारत में जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुए, लेकिन अर्बनाइजेशन उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाया, और जो मतलब प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा टर्सरी सेक्टर नहीं ग्रो कर पाया उतनी तेज़ी से। इसके कई अन्य कारण हो सकते हैं। पहली कारण ये है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ को, जहाँ पर उनके दूसरे साम्राज्य थे, जहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, वहाँ का रिसोर्स वो लोग ले लेते थे, जबकि भारत के पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था। भारत को तो खुद ही अंग्रेज चूज़ के चले गए थे, ठीक है। मतलब वही बात है कि उनको एक्सप्लॉइट करके चले गए थे। तो भारत के पास रिसोर्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे। जापान ने इतनी जल्दी ग्रो किया, हम लोग मान सकते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम थी। भारत जितनी पॉपुलेशन वहाँ नहीं थी पहले, तो और भी बहुत कम थी। जापान ने हिरोशिमा नागासाकी के बाद भी बहुत जल्दी ग्रोथ किया। वो कुछ ऐसा रहा होगा कि उनकी पॉलिसीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाई, भारत में नहीं हो पाई। तो भारत जापान नहीं बन सकता था, भारत को यूरोपियन कंट्री नहीं बन सकता था। भारत को अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करने की ज़रूरत थी, अपनी कंडीशंस के हिसाब से। तो भारत के रूरल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे? इसमें पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी उन्मूलन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस तो है ही, साथ ही साथ इसमें सभी तरह के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत होती है, रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी कम करने की ज़रूरत होती है, प्लानिंग डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, प्लानिंग डेवलपमेंट में पीपल को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है रूरल एरियाज़ में। और कैसे कर सकते हैं? जब तक रूरल इंस्टीट्यूशन जैसे कि पंचायती राज, पंचायत, ये सब डेवलप नहीं होंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक मतलब रूरल हिस्से को ऐसे नहीं लाभ पहुंचाया जा सकता था जैसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी कि अधिकारी कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कुछ वर्कर्स उनको इम्प्लीमेंट कर दे और रूरल इंडिया जो है एकदम खुशहाल हो जाए। जब तक रूरल पीपल को खुद ही स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा उनके इंस्टीट्यूशंस के हाथों, तब तक ये नहीं होने वाला था। टू इंश्योर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द सोसाइटी। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम को देख लेते हैं। कई सारे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कई बार हमने देखा कि इतनी सारी स्कीम्स आई थी, वो पूरा अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई, क्योंकि इसमें स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को ही फोकस किया गया था और
वही बात है कि अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई सर्वे करने निकले हैं और हर गांव में खाली 10 व्यक्तियों से सवाल पूछ रहे हैं, तो वो सर्वे कितना इफेक्टिव होगा। वैसे ही इतनी कई सारी स्कीम्स लागू कर दी गई थी और कहा गया कि इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन देश के करीब 10% हिस्से तक में ही बहुत सारी स्कीम इम्प्लीमेंट हो पाई थी, कुछ तो उससे भी कम में। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि भारत में रूरल डेवलपमेंट क्यों नहीं अचीव हो पा रहा था, इतनी सारी सरकार के इंटरवेंशंस और इन्वॉल्वमेंट के अलावा। वही हमने कहा कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कि जितने भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड, उनको अलग अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप सड़क बना रहे हैं, सड़क के लिए अलग स्कीम है, हाउसिंग देने के लिए अलग स्कीम है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए अलग है, मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए अलग है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अलग स्कीम है। इसकी जगह एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, या फिर कम से कम पूरा एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अलग अलग स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में। तो ओवरऑल जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क, पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये सभी एक दूसरे से समन्वय करके फोकस करें, क्योंकि लाभार्थी तो कुल मिलाकर एक ही होगा। जो मान लीजिए हाउसिंग की फैसिलिटी लेगा, जो मान लीजिए पब्लिक वर्क्स की फैसिलिटी लेगा, एजुकेशन की फैसिलिटी जिसको मिलेगी, पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटी मिलेगी, वो लाभार्थी तो एक जैसे होंगे। तो स्कीम्स का आपस में समन्वय होना जरूरी महसूस किया गया। 1980 में सोचा गया कि लोकल लेवल पार्टिसिपेशन को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स आगे चल के बेनिफिट दे सकती हैं। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 1990 के शुरुआती दशक में, वो हम आगे अभी बताएंगे आपको, वो बहुत माइलस्टोन माना जा सकता है आगे रूरल डेवलपमेंट के आगे की सफलता में। अब हमको ये लगा कि लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इलाइटिस्ट एलिमेंट जो थे रूरल एरियाज़ में, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को बिगाड़ देते थे। ठीक है, इस वजह से लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत थी। लोगों का मतलब है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, जैसे कि पंचायती राज हो गए, कम से कम उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों जो उन्हीं के गाँव में से हों, वो इन्वॉल्व हों स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, तो बढ़िया कर पाएंगे। कोई IAS ऑफिसर्स या फिर कह सकते हैं कि शहरों से चुने हुए अधिकारी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। जो समस्याएं जो लोगों की थी गाँवों में, वो उनको समझ ही नहीं पा रहे थे, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोग्राम जो बनाए जा रहे थे वो भी इस तरीके से बनाए जा रहे थे कि उसमें मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कई सारे गांव हैं, 1000 गांवों की समस्या को के निदान के लिए किसी एक दो गांवों के मॉडल पर आधारित जो मतलब प्रॉब्लम बेस्ड प्रोग्राम बनाए गए थे, वो इम्प्लीमेंटेशन में तो खामियां आनी ही थी। क्योंकि मान लीजिए किसी 10 गांवों की कोई समस्या है, हो सकता है दूसरे 10 गांवों में वो बिल्कुल समस्या ना हो, उस 10 गांवों में जो समस्या है वो उस 10 गांवों में कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर एकदम ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पर समस्या को समझने के लिए लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तभी जो है प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा और प्रोग्राम जो है फॉर्मुलेट भी हो पाएगा, डिज़ाइन भी हो पाएगा उन्हीं प्रॉब्लम्स के अनुसार जो एक्चुअली में वहाँ पर थी, उसके अनुसार अगर प्रोग्राम डिज़ाइन होगा, फिर अच्छे से उन्हीं के लोग अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे गांव के ही, तो अच्छे से ये सब हो पाएगा। तो इसलिए भी लोकल लेवल पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करना ज़रूरी था। लोकल लेवल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत थी कि लोगों में बेसिक एजुकेशन इम्पार्ट की जाए। लोगों को पता तो हो कि डेवलपमेंट की अवधारणा क्या होती है और क्या होता है ये सब सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, लोगों को खुद प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आगे आने की ज़रूरत क्यों है। तो इस वजह से एजुकेशन जो है एक इनेबलिंग फोर्स यहाँ पर रहने वाला था सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि अगर ये सोचा गया कि लोकल पीपल को इन्वॉल्व करेंगे, तो एजुकेशन का थ्रस्ट यहाँ पर सबसे पहले लाना जरूरी था। रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में सबसे ज़रूरी होता है समस्या को आइडेंटिफाई करना और उसकी आइडियोलॉजिकल रूट तक पहुंचना। जैसे भारत के गांवों में अवधारणा है कि जो है पॉपुलेशन कम होती है, गरीबी ज़्यादा होती है, ठीक है, और रूरल इंस्टीट्यूशंस इतने एम्पावर नहीं होते हैं। लैंड टेक्नोलॉजी और जो बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, जो अर्बन एरियाज़ में बिल्कुल सहजता से अवेलेबल है, वो वहाँ पर नहीं अवेलेबल होती हैं। तो इन पर फोकस करके पॉलिसीज़ बनाई जाती रही हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद अलग अलग गाँव की, इवन एक एक गाँव की, एक एक ब्लॉक की जो इंडिविजुअल समस्याएं थी, उसको लेकर पॉलिसीज़ अब बननी शुरू हुई हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि एक सेट ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती थी कि ओवरऑल इन सभी 1000 गाँवों में ये समस्या है, एजुकेशन की है, एम्प्लॉयमेंट की है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की है, और यहाँ पर गरीबी की समस्या है, लैंड से रिलेटेड समस्या है, टेक्नोलॉजी का अभाव है। तो उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता था। दूसरी समस्या ओवरऑल भारत में देखी गई थी, लैंड रिफॉर्म की बहुत बड़ी समस्या थी अंग्रेजों के जाने के बाद, और टीनेट्स के राइट को इंश्योर करने की ज़रूरत थी रूरल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लैंड रिफॉर्म की इसलिए भी ज़रूरत थी क्योंकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर अगर कर रहे थे व्यक्ति एक छोटी सी भूमि पर
अगर उतने ही लेबर जो है बड़ी भूमि पर अगर इम्प्लीमेंट किए जाते तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता था। इस वजह से लैंड पॉलिसी को चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत थी, इसको आगे किया भी गया। टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग रिसर्च डेवलपमेंट की ज़रूरत थी भारत में इतने सारे जो है लेबर थे, इतने सारे एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए भी सरकार को इंटरवीन करना ज़रूरी था और किसी भी तरीके से स्कीम्स के माध्यम से या फिर सपोर्ट दे करके या फिर क्रेडिट दे करके टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग रिसर्च डेवलपमेंट को गांव तक ले जाना ज़रूरी समझा गया। रूरल सोसाइटी में एजुकेशन की समस्या रही है, इसी वजह से कई सारी इनइक्वलिटीज़ भी भारत में गांवों में व्याप्त रही क्योंकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए भी एजुकेशन को एक इनेबलिंग फोर्स के रूप में देखा गया और कई सारी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई गई। रूरल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो ट्रांसफॉर्म किए जाने की ज़रूरत थे, उसी से रूरल सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता था। और पंचायत का जो स्ट्रक्चर था, जो कि भारत में कोई नया नहीं है, लगातार किसी भी फॉर्म में रूरल इंस्टीट्यूशंस होते थे जो अपने मुद्दे खुद सुलझाते थे, उनको एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे करके ही हासिल किया जा सकता था। रूरल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजीज रही है वो क्या है, जैसे स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन कलेक्टिवाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटजी है रेगुलेटेड कैपिटलिस्ट प्रोस्पेक्टिव। तीसरी है स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन पीजेंट एग्रेरियन प्रोस्पेक्टिव। और स्ट्रेटजी है लाइजेस फायर या फिर अनरेगुलेटेड फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट प्रोस्पेक्टिव। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि इसमें रूरल एसेट्स, जिसमें पर्टिकुलरली लैंड ही आती है, इसमें इसको अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें प्राइवेट ओनरशिप को एबॉलिश ही कर दिया जाता है। ठीक है, और स्मॉल प्लॉट्स रखने पर जो है बैन लगा दिया जाता है कि जितना भी कल्टीवेशन होगा एक कम्युनिटी लैंड पर होगा, एक बड़े हिस्से पर होगा जिसकी जॉइंट ओनरशिप होगी। ठीक है, इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो ये अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच ये हो गई कि कैपिटलिस्ट सेक्टर और पीजेंट सेक्टर साथ में कोएग्जिस्ट करे, एक दूसरे का सपोर्ट करे, प्रोटेक्शन करे। इसमें क्या होता है कि कैपिटलिस्ट जितनी चाहे भूमि जो है अधिग्रहित कर सकते हैं खरीद करके, और कैपिटलिस्ट जो है जितनी भी भूमि खरीदेंगे उस पर सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा। रैपिड ग्रोथ का काम जो है कैपिटलिस्ट सेक्टर देखेगा और हर हाल में जो लेबर की ज़रूरत होगी वो आपका पीजेंट सेक्टर प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से रैपिड पेस से जब ग्रोथ होगा तो धीरे धीरे सभी को फ़ायदा होगा। ये वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाली थ्योरी है कि रैपिड ग्रोथ से सभी को फ़ायदा होगा। इस स्ट्रेटजी में आप देख सकते हैं कि यही कमियां भारत पर रही है कि अगर इस तरीके की चीज़ें अलाउ कर दी गई तो लगातार इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी रूरल एरियाज़ में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड एंड वेल्थ है वो एक ही हाथों में चला जाएगा। इसका इस तरीके का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे बैंकिंग कोऑपरेटिव्स के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं जो भूमि पर आधारित होते हैं, मान लीजिए कि जिनके पास ज़्यादा भूमि उनको ज़्यादा ऋण मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी जिनके पास ज़्यादा भूमि है वो ऑलरेडी अच्छी कंडीशंस में है और ज़्यादा भूमि के कारण उन्हें लगातार अगर रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं तो जिनके हाथों में कम रिसोर्सेज हैं उनके हाथों में रिसोर्सेज जा ही नहीं पाएंगे। इस वजह से ये पॉलिसी जो है लगातार क्रिटिसाइज़ की गई है कि कैपिटलिस्ट जो है अप्रोच अपनाई जाए। तीसरा ये है कि सरकार कोई इंटरवेंशन ना करे। कैपिटलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव में ये होगा कि जो है जितनी भी भूमि कोई चाहे खरीद सकता है, ओनरशिप की कोई सीलिंग नहीं होगी, और लगातार एक्सपेंशन अगर करेगा कैपिटलिस्ट अगर एक्सपेंशन करेंगे तो रूरल इकोनॉमी अपने ही आप इंक्रीज़ होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन वही बात है कि ये भी इसमें इनइक्वलिटी को प्रमोट करेगी स्ट्रैटजी, तो ये नहीं अपनाई जा सकती। रूरल डेवलपमेंट जो भारत में स्ट्रैटजी अपनाई गई है उसमें देखा गया है कि लगातार अगर हम कैपिटलिस्ट अप्रोच पर फोकस करेंगे तो मार्केट ड्रिवन ग्रोथ से बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो अनछुआ रह जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रैटजी अपनाई जाएगी उसमें रूरल पॉपुलेशन के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। और वो कैसे किया जा सकता है, इंडियन प्लानिंग में रूरल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़रूरत थी, जो कि हमारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की अंडरलाइन थीम थी। क्योंकि जब तक पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं भी किया गया, जितनी भी स्कीम्स थी उसके बेनिफिशरीज कैसे डिसाइड किए जाते थे, जो कि रूरल इंस्टीट्यूशंस उस बेनिफिशरीज की लिस्ट बनाता था। ये अलग बात है कि उसमें खामियां थी, उसमें कई सारे घपले होते थे, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती थी कि अपने बेनिफिशरीज रूरल इंडिया खुद डिसाइड करे। तो ये सब चीज़ें हैं। रूरल डेवलपमेंट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि यूटिलाइजेशन, प्रोटेक्शन एंड इन्हांसमेंट ऑफ नेचुरल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रूरल इंडिया में। ठीक है, अब उनके लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए रूरल लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रूरल डेवलपमेंट का। इसमें जॉब्स क्रिएट करना, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और साथ मेंटेन और प्रोटेक्ट करना रूरल इन्वायरमेंट को, ये भी रूरल डेवलपमेंट में शामिल है।
भारत में एकदम से रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लगातार रूरल इंडिया की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। इनकम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ब्रिटिश काल में ही ख़त्म हो चुकी थी। रूरल आर्टिसंस ख़त्म हो चुके थे और कल्टीवेटर्स पर इतने सारे कर लगाए जा चुके थे। रिफॉर्म की ज़रूरत थी और कई सारे जो लैंड होल्डिंग थी वो कैपिटलिस्टिक हाथों में थी। ओनरशिप की कोई लिमिट नहीं थी और लगातार जो पट्टेदार थे उनको एक्सप्लॉइट करने का काम किया जा रहा था। जो काश्तकार किराएदार थे भूमि के, उनसे मनचाहा कर लिया जा रहा था और खाने तक का जो है प्रबंध करना रूरल इंडिया के किसानों के लिए मुश्किल हो रहा था। जो भी सिस्टम इम्प्लीमेंट किए गए थे कई सारे, जैसे रेलवेज़ वगैरह, पोस्ट वगैरह, वो अर्बन एरियाज़ के लिए थे। रूरल इंडिया को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा और इम्पोर्ट जो है फिनिश्ड गुड्स का वो करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब थी। तो इस वजह से सरकार को इंटरवीन करना पड़ा कि प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे स्टेट ही इन्वॉल्व होकर सॉल्व करे सबसे पहले। ठीक, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे पहला अप्रोच माना जाता है मेजर रूरल डेवलपमेंट में। इसको 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था और इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि टोटल डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज, डेवलप लोकल लीडरशिप एंड सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल एरियाज बाय मीन्स ऑफ रैपिड इंक्रीज इन फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक, उसके बाद इंश्योर चेंज इन द माइंडसेट ऑफ पीपल इंस्टिलिंग इन द मिशन ऑफ हायर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज आई थी ठीक 1 साल बाद 2 अक्टूबर 1953 को। इनमें यही अप्रोच फॉलो किया गया था कि ग्रामीण जीवन को अपना स्तर बढ़ाना है तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना उन्हें सीखना होगा, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। जैसे कि फूड प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में फूड प्रोडक्शन को उन्हें बढ़ाना होगा। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव करने के लिए अपने सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना होगा। ये सबसे पहला अप्रोच था। हम लोग कह सकते हैं जो 1993 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उससे पहले ये सबसे पहला अप्रोच था कि हमको ये ज़रूरत पड़ी कि हमको सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो हैं गाँव के, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि अंत में परिणत होते हैं अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के फॉर्म में। यहाँ पर बात करेंगे अब सक्सेस की, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी सक्सेस नहीं थी, ध्यान रखिएगा। खाली हाँ, यहाँ पर आइडिया इसका बहुत सही था, लेकिन ओवरऑल जो ग्राउंड पे जो पिक्चर थी वो बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि 55 प्रोजेक्ट जो है साथ ही साथ इसमें चलाए जा रहे थे। इतनी सारी स्कीम्स थी, इतनी सारी चीज़ें इसमें शामिल कर ली गई थी, सब कुछ लगभग इसमें शामिल कर लिया था। रूरल इंडस्ट्रीज, हस्बेंड्री, एजुकेशन, हाउसिंग, रूरल कम्युनिकेशन, लेकिन बहुत सारे टारगेट नहीं अचीव कर पाए थे क्योंकि फ़ंड की बिल्कुल कमी थी और लोगों की भी बिल्कुल कमी थी। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये वृहद स्तर पर नहीं रहा था, हालांकि इसके अप्रोच की प्रशंसा की गई थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज भी जो 1953 में आया था, इसमें बहुत ज़्यादा कोई खास अचीवमेंट नहीं हासिल की गई। अचीवमेंट क्यों नहीं हासिल की गई थी, या फिर अचीवमेंट जो हासिल की गई थी वो क्या क्या थी कि डेवलपमेंट जो था पीपल का वो सेंट्रिक माना गया, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की अप्रोच यहाँ पर आई और प्लानिंग और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर फोकस किया गया। रिकग्निशन इसमें दिया गया रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेंड पर्सनल्स को, मतलब कि अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो हमको ट्रेंड पर्सनल्स की ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में लाई जाए, इसका यहाँ पर प्रयास किया गया, इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि किस तरीके से मॉडर्न अगर इंस्टीट्यूशंस हम अपनाएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाएंगे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की जगह, तो कितना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसमें इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, प्राइमरी स्कूल्स, जैसे कि सबसे पहला हेल्थ सेंटर भी बनाया गया था, इसी प्रोग्राम के तहत अस्तित्व में आया था। तो ये फोकस किया गया कि वेलफेयर सेंटर, मैटरनिटी बेनिफिट सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब खोलना स्टेट की जिम्मेदारी होगी। भले ही कब खोल पाते हैं देखेंगे, लेकिन इसमें अप्रोच डेवलप हुई कि ये सब काम स्टेट का होगा। ये प्रोग्राम क्यों फेल हुआ, वही हमने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स का, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिला क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छे थे, लेकिन वित्त की कमी थी। सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव था, पीपल पार्टिसिपेशन का ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए क्योंकि लोग शामिल नहीं कर पाए। इनको जो भी पर्सनल्स थे वो बहुत कम थे उनकी संख्या, और मोबिलाइज नहीं कर पाए लोगों को। रूरल इंडस्ट्रीज़ और कोऑपरेटिव यूनिट्स बिल्कुल भी टेक ऑफ नहीं हो पाए। जाहिर सी बात है, जब वित्त नहीं मिलेगा तो कैसे वो टेक ऑफ कर सकते हैं। इसमें बड़े स्तर पर लोगों के आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए लोग, क्योंकि लिटरेसी बहुत कम थी और वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। सोशल एजुकेशन का अभाव था, वो बिल्कुल इससे कई लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस थी, रेड टेपिज्म था, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उसमें क्लियर कट फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अभाव था, अकाउंटेबिलिटी का अभाव था,
वेरियस लेवल पर कोऑर्डिनेशन नहीं था, इस वजह से भी ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। और प्रोजेक्ट का कुल मिलाकर दायरा ही बहुत लिमिटेड था, कई सारे प्रोजेक्ट थे लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड था। ग्रीन रिवॉल्यूशन फेस हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई दी हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले सेकंड 5 ईयर प्लान में फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी। 1956 से 61 के पीरियड में फूड क्राइसिस यहाँ पर देखी गई थी भारत में, और भारत फूड इंपोर्ट करता था उस समय। और इसमें फिर एक फूड फाउंडेशन टीम बनाई गई। इन्होंने जो है इंडिया के फूड क्राइसिस पर और कैसे इसको डील कर सकते हैं उस पर अपनी रिपोर्ट बनाई। इसमें कहा गया कि हमको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस से और इम्प्रूव्ड सर्विसेज से। तो इसके चलते 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था 1961 में। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम 1964 में पायलट बेसिस पर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद ठीक 2 साल बाद 2 बहुत बड़े सूखे पड़ जाते हैं भारत में, और भारत में बहुत बड़े पॉपुलेशन को खाने पीने की समस्या हो जाती है। तो तुरंत यहाँ पर फोकस किया गया कि किसी भी तरीके से हमको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और इस वजह से हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पर फोकस किया जाएगा। 1963 में हाई ग्रेड सीड रजिस्टर्ड जो थी मैक्सिकन वैरायटीज़ की, वीट की, और ताइचुंग नेटिव वैरायटी जो पैडी की थी, उसको अपनाया गया। मैक्सिकन सीड्स का दावा था कि वो 10 टन उगा सकते हैं पर हेक्टेयर, जबकि जो भारत के सीड थे वो 1.2 टन ही उगा रहे थे। तो इससे कहा गया कि हर हाल में इन सीड्स को जो है हमको हाई यील्ड वैरायटीज़ को यहाँ पर लाना पड़ेगा। लेकिन वही बात थी कि इसमें ये था कि इन सीड्स के लिए पेस्टिसाइड्स को एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें इरिगेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी इन हाई यील्ड वैरायटीज़ से अच्छा लाभ मिलता है। हाई यील्ड वैरायटीज़ से अच्छा प्रोडक्शन तभी अचीव की जा सकता है जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिले, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़, और क्लोजली उनको मॉनिटर किया जाए कि जब उनको जिस फैसिलिटी की ज़रूरत है तभी उनको मिलेगा, तभी अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। अब ये देखा गया कि बड़े किसान जो थे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अचीव करने में सक्षम थे, क्योंकि उनके पास पैसे की वैसे कमी नहीं होती थी। तो ये कहा गया कि इन हाई यील्ड वैरायटीज़ पैकेजेस को सबको दिया जाएगा, और फार्मर्स जो हैं अपने खर्चे पर हाई यील्ड वैरायटीज़ को एडमिनिस्टर करेंगे, इरिगेशन की व्यवस्था वगैरह वो खुद करेंगे, और जिन भी मशीनरी की ज़रूरत होती है उसको अपनाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ज़्यादा बड़े ही किसानों को फ़ायदा हुआ, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते थे इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में बिना किसी कर्ज की सहायता के, तो उन्हें कुल मिलाकर इसका फ़ायदा मिला। बाकी ये हुआ था कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स अपना जो है खेत बहुत बोने और जोतने के बजाय जो है इन्हीं बड़े फार्म में जो है इन्वॉल्व होकर के अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, हायर्ड लेबरर्स के तौर पर इन्वॉल्व होकर के, और फिर यही हुआ था। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटीज़ थोड़े ही दिन में कारगर होना कम हो गई थी, लगभग 10-15 साल बाद, क्योंकि हायर प्राइजेस इसके इनपुट में ज़रूरत थी। जैसे हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखना पड़ता था हाई यील्ड वैरायटीज़ में कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसे होंगी और बाकी सब चीज़ें। एक्सेसिव यूज़ होने लगा था यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसमें पेस्ट जो थे जो वो केमिकल इंसेक्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंस उन्होंने अचीव कर ली थी। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया था कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के लो चार्जेस के कारण कई लोग बहुत ज़्यादा पानी भरने लगे थे अपने खेतों में, जिससे सैलिडिटी की या वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई थी, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की भी समस्या कई जगह देखी गई थी। कुछ स्पेशल प्रोग्राम आना फिर शुरू हो गए थे पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसे कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973-74 में पहला मेजर प्रोग्राम माना जाता है, जो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए ड्रॉट प्रोन एरियाज़ के लिए लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कुल मिलाकर के कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल सेक्शन है रूरल पॉपुलेशन का, उनको सूखे के जो प्रकोप से उससे बचाया जाए। बाकी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम आपको बता चुके हैं। इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था 1989-90 में। इसके बाद जो है एक और प्रोग्राम आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग। ये स्कीम लॉन्च की गई थी जिससे टेक्नोलॉजीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके रूरल लोगों को कि कैसे वेस्टलैंड को डेवलप किया जा सकता है इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई थी 1994-95 में, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नॉन फॉरेस्ट वेस्टलैंड्स के डेवलपमेंट में क्रेडिट देने के लिए इन्वॉल्व किए जा सके। फिर इन सब स्कीम को रिस्ट्रक्चर किया गया 9th 5 ईयर प्लान में, और फिर जो है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेन फेड एरियाज़ के लिए शुरू किया गया 1990-91 में। इसका ट्विन ऑब्जेक्टिव था इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन रेन फेड एरियाज़ एंड टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस।
फिर बाद में एक वाटरशेड डेवलपमेंट फंड सेटअप किया गया था 2000-2001 में नाबार्ड के द्वारा 200 करोड़ रुपए के इनिशियल कॉर्पस के साथ। अभी कई सारे जो प्रोग्राम्स चले थे लैंड डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर वाटर सॉइल और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, वहाँ पर कुछ वीकनेसेस देखने को मिली प्रोग्राम में, इनके इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे पहले वीकनेस इन पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, और फील्ड स्टाफ जो था उनकी पार्टिसिपेटरी अप्रोच में अनफेमिलियरिटी थी, ठीक है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे यहाँ पर कार्य किया जाएगा। प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था। ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया नहीं था एरियाज़ को सिलेक्ट करने का और विलेज को सिलेक्ट करने का। वीक हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस अमंग वेरियस एजेंसीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो प्लिथोरा ऑफ वाटरशेड प्रोग्राम विद डिफरेंट समटाइम कन्फ्लिक्टिंग गाइडलाइंस एंड कॉस्ट नॉर्म्स, मतलब कि एक तय कॉस्ट नॉर्म नहीं था कि कितना खर्चा होगा और किस एरिया के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। इसमें जो है कन्फ्लिक्ट देखा गया था, किसी एरिया के लिए कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई गई, किसी एरिया के लिए कुछ स्ट्रैटेजी। प्लानिंग कमीशन ने कमेटी बनाई थी 1997 में, 25 ईयर का प्रोस्पेक्टिव प्लान सेटअप किया था रेनफेड एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए। बेनिफिशियरी अप्रोच ऑफ रूरल पॉवर्टी, इसमें डायरेक्ट जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उन सभी को डायरेक्ट लाभ देने के लिए कई सारे प्रयास किए गए, जैसे आपकी स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चरल लेबर्स एजेंसी से ये सब बनाई गई हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बाद सिट्रा आती है, डबाकरा आती है, गंगा कल्याण योजना आती है, ठीक है, ट्राइसेम आता है, और फिर इसको मिला करके आपकी एक नई स्कीम बना दी जाती है। उन सभी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अग्रेरियन मूवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब वैसे तो हिस्ट्री का पार्ट है एग्रेरियन मूवमेंट्स ब्रिटिश काल में, लेकिन जो बाद में हुए हैं ब्रिटिश काल के बाद, उनको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो एग्रेरियन या एग्रेरियनिज्म का मतलब होता है उन मूवमेंट्स से जो कि डिवीज़न ऑफ लैंड या चेंजेस जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं फार्मर्स के इकोनॉमिक स्टेटस को, मेथड्स को, ठीक है, ये होते हैं आपके एग्रेरियन मूवमेंट्स। एग्रेरियन क्लासेस इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रेरियन क्लास के बारे में बात कर लें तो ये डिपेंड करता है कि सोशियो इकोनॉमिक, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस कैसी हैं किसी रीजन की, उसी हिसाब से एग्रेरियन क्लास डिसाइड होता है। नेचर ऑफ लैंड कंट्रोल, जो भूमि का अधिग्रहण किस प्रकार का है, यूज़ कैसा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसी प्रकार से एग्रेरियन क्लास डेवलप होती है। छोटे बड़े किसान हो गए, और जो है कह सकते हैं कि वो किसान जो खेती करते हैं, वो किसान जो खेती नहीं करते हैं, इस तरीके से भी अमीर गरीब किसान हो गए। कुछ जो है हॉर्टिकल्चर वाले किसान होते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है छोटे से भूमि के हिस्से से, कुछ बहुत ज़्यादा भूमि रखते हैं लेकिन उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरीके से भी ये सब डिवाइड होता है। बहुत सारे एग्रेरियन कंपोजिशंस रहे हैं भारत में, लेकिन एक ज़मींदारी वाला सिस्टम जो चलता आ रहा है, जो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम चलता आ रहा है प्री ब्रिटिश एरा से, और ब्रिटिश ने भी इसको प्रमोट किया अपना जो उनका निजी स्वार्थ था उसके लिए। तो ये लगातार फ्यूडल वाला सिस्टम डेवलप हुआ भारत में। फ्यूडल सिस्टम के ही कारण कई सारे एग्रेरियन मूवमेंट हुए थे, हम लोग कह सकते हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इस पूरे ज़मींदारी सिस्टम को ही हटा दिया गया, जो कि मेडिवल पीरियड से चल रहा था शेरशाह के समय से, और पूरा एक यूनिफॉर्म सिस्टम फिर लाया गया। भारत में सामंतवादी या फिर फ्यूडलिस्टिक एग्रेरियन सिस्टम में एक फ्यूडल सिस्टम होता है, ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, जो कि बहुत बड़े लैंड एरिया के मालिक हुआ करते थे, और लोग उनसे भूमि जो है टीनेंट के रूप में, किराएदार के रूप में भूमि कल्टीवेट करने के लिए लेते थे, ठीक है। जो सामंतवादी लोग होते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, उनकी आय का जो बड़ा माध्यम होता था वो वही किराया होता था, जो कि लोग उनसे भूमि किराए पर लेकर उसमें अन्न उगाते थे और वो किराया देते थे। ये रेंट जो था इधर प्रोड्यूस के फॉर्म में होता था, यानी कि जो अनाज उगाया जाता था काश्तकार के द्वारा वो अपने सामंत को दे देता था, ठीक है, ज़मींदार को दे देता था, या फिर कैश के फॉर्म में देता था, जैसा भी डिसाइड हो जाए। ये जो ज़मींदार वर्ग था, इनकी भूमि जो इनका मतलब इनकम जो है ये लैंड से आता था किराए के रूप में। दूसरा ये था कि जो दूसरे लोग दूसरे की भूमि लेकर किराए पर उनको यहाँ पर अन्न उगाते थे, तो कई बार उनको कैश में रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते थे, और वो इन लैंडलॉर्ड से जो है कर्ज लेते थे ब्याज पर। ये एक बहुत बड़ा उनकी इनकम का एक हिस्सा होता था। एक फिर पीजेंट क्लास होती थी, जो कि सेल्फ कल्टिवेटिंग क्लास होती थी, मतलब अपनी फैमिली लेबर के माध्यम से अपने परिवार के लोगों के साथ किसान अपने खेत पर खेती करता था अपनी जगह पर और अन्न उगाता था, ठीक है। उसमें ये होता था कि वो दूसरे को किराए पर नहीं देता था, ना ही जो है पट्टे पर देता था, खुद ही खेती करता था और खुद ही उसकी प्रोड्यूस को रखता था, और अपनी फैमिली के मेंबर से उस पर काम करवाता था। उसके बच्चे हो सकते थे, उसके रिश्तेदार हो सकते थे, ये होता था। एग्रेरियन क्लास में फिर यहाँ पर कैपिटलिस्टिक एग्रेरियन क्लास है, इसमें जो फार्मर्स जो कि कंट्रोल करते थे लैंड होल्डिंग्स को,
और अपनी भूमि जो है कल्टीवेट करवाते थे वेज लेबरर से, ठीक है, अपने निर्देशन में, यानी कि मजदूरों से, मजदूर काश्तकारों से मजदूरी दे करके उनको अपने निर्देशन में भूमि पर कल्टीवेशन करवाते थे। वो होते थे एग्रेरियन कैपिटलिस्टिक। फिर मूवमेंट जो चले थे वो मोबिलाइजेशन के लिए चले थे, अपनी बात मनवाने के लिए कोई मूवमेंट होती है। मूवमेंट को हम लोग कलेक्टिव मोबिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। एक जैसी विचारधारा रखने वाले, एक जैसी मांग करने वाले लोगों का जो आंदोलन होता है उसको मूवमेंट बोलते हैं। उसमें पीजेंट, लेबरर्स, स्टूडेंट्स, विमेन, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल कम्युनिटीज़, इन सब का अलग अलग मूवमेंट हो सकता है। क्लासिफिकेशन करें सोशल मूवमेंट का तो बहुत सारे यहाँ पर क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन मेन कैटेगरीज होती हैं जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट में। वो होते हैं पीजेंट, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, कास्ट ग्रुप, विमेन एक्सेट्रा। जिनका शोषण होता है वही जो है मूवमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इन सारे वर्गों का शोषण होता रहा है पूर्व में, और यही सारे मूवमेंट होते रहे इन्हीं वर्गों के द्वारा। मुखर्जी ने 1983 में मूवमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। इस बेसिस और क्लासिफाई किया है कि वो जो चेंज लाना चाहती है मूवमेंट उसके हिसाब से। फॉर दोज हु सीक दैट टू ब्रिंग अबाउट और रेजिस्ट क्वासी स्ट्रक्चरल चेंजेस विद इन द सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम वैसा का वैसा ही बना रहे लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर दी जाएं, इसके ऑब्जेक्टिव से जो मूवमेंट होते हैं वो एक तरह के होते हैं, ठीक है। इनको उन्होंने क्या कहा है, क्वासी मूवमेंट्स कहा है। Those that seek to bring about or resist alternative structural changes by addition and deletion of some structures, ये सोशल मूवमेंट होते हैं। मतलब कि जो प्रणाली चल रही है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दी जाएं या फिर कुछ जो चेंजेस ना किए जाएं, ठीक है। इसके लिए जो मूवमेंट होते हैं उनको सोशल मूवमेंट कहा गया है। कोई प्रणाली चल रही है उसमें कोई खराब प्रथा है उसको हटाने के लिए या फिर जो नई प्रथा जोड़े जाने की बात कही जा रही है उसको ना जोड़ने देने के लिए जो चेंज होता है उसको सोशल मूवमेंट बोलते हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि पूरी प्रणाली को बदलने के लिए ही जो मूवमेंट की जाती है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट। ज़्यादातर मूवमेंट से हम लोग ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर मूवमेंट जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है तो वो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी प्रणाली को हटाने की बात करता है कि साम्राज्यवाद ही खत्म हो जाए। जबकि ज़्यादातर जो मूवमेंट रहे हैं वो क्वासी मूवमेंट्स रहे हैं, अर्ध आंदोलन रहे हैं। उसका मतलब है कि जो चल रही प्रणाली है उसमें कुछ बदलाव कर दी जाए, जो मतलब चल रहा सिस्टम है उसमें जो कुछ खामियां हैं जो प्रतीत हो रही लोगों को उसके खिलाफ वो आंदोलन करते रहे हैं। व्यवस्था के खिलाफ नहीं, व्यवस्था में हुई खामियों के खिलाफ जो आंदोलन होता है वो क्वासी मूवमेंट होता है, ज़्यादातर वही होते हैं। इसमें जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल के फॉर्म में। अब ये कुछ सिस्टमैटिक होते हैं, सिस्टमिक होते हैं, कुछ इंट्रा सिस्टमिक होते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल में क्वासी मूवमेंट, इंट्रा सिस्टमिक कौन होते हैं, जैसे कि स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट्स हो गया, प्रोटेस्ट मार्च हो गया, मीटिंग हो गया, लेजिटिमेट डिमांड की कोई जो है कह सकते हैं हड़ताल हो गई, कुछ अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जो हड़ताल हो गई वो होती है। इसमें स्टेबल स्टेट होता है, यानी कि कोई ऐसी हिंसा वगैरह नहीं होती है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या होता है कि जिसमें सोशल मूवमेंट होता है, जैसे कि तेभागा आंदोलन की मतलब निज खामरे धनतोलुक कहा गया था कि कुल मिलाकर शेयर क्रॉपर्स का जो हिस्सा है वो बढ़ाया जाए, मतलब उनको 1/3 हिस्सा दिया जाने लगे जो कि पहले कम दिया जाता था। तो ये हो गया एक अर्ध आंदोलन, ठीक है। इसमें अनस्टेबल स्टेट हो सकता है क्योंकि इसमें हिंसा हो सकती है। इसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल ये कौन से होते हैं, जैसे कि राइट्स हो गए, आपके रिबेलियन हो गए, पीजेंट मूवमेंट हो गई, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ मूवमेंट हो गई, इसमें अनस्टेबल स्टेट होता है। फिर ऐसे सिस्टमिक में क्वासी मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, ट्रेड यूनियन क्लेम्स फॉर डिसीजन मेकिंग पावर्स, यानी ट्रेड यूनियन जो है डिसीजन मेकिंग पावर में क्लेम कर देती हैं कि उनको भी इन्वॉल्व की जाए वोटिंग में और डिसीजन मेकिंग में। तो इसमें अनस्टेबल स्टेट होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं तो स्टेट अनस्टेबल होगा, यानी कि जो भी फैक्ट्री होगी वो बंद होगी सबसे पहले। उसके बाद है कि सोशल मूवमेंट टेंडिंग टुवर्ड्स रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, जैसे नक्सलाइट मूवमेंट हो गया, चारू मजूमदार फेस हो गया, इसमें टोटली अंडरग्राउंड इसमें मूवमेंट होती है, तो स्टेबल अनस्टेबल का सवाल नहीं है। फिर इसमें है सोशल रिवॉल्यूशनरी, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद रिबेलियन, सत्याग्रह। तो ये हो गया आपका सोशल और रिवॉल्यूशनरी। सामंतवादी प्रथाओं के खिलाफ जो आंदोलन हुए हैं 1950 से पहले, 1960 से 1950 के बीच जो है हम लोग अगर 1935 से 1930 का बीच का वर्ष हटा दें तो इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के दाम लगातार जो है बढ़े हैं, लगातार टाइम पीरियड में बढ़े हैं। 1930 से 35 के बीच घटे थे, वरना लगातार बढ़ते रहे हैं।
और ये लगातार ये जो बढ़ते हुए दाम हैं ये इस वजह से इस संदर्भ में देखे जा सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ रहे थे या फिर जो एग्रीकल्चरल सरप्लस बढ़ रहा था उसको लैंडलॉर्ड शेयर करेंगे या फिर पीजेंट शेयर करेंगे। जो मतलब काश्तकार हैं जो कि अपने ज़मींदारों की भूमि पर कल्टीवेशन करते हैं वो इस बढ़े हुए प्रॉफिट को शेयर करेंगे कि जो भूमि का मालिक है वो करेगा। तो इसको लेकर के कई सारे जो है कन्फ्लिक्ट होते रहे हैं। अगर सरप्लस बढ़ता था तो लैंडलॉर्ड्स जो है रेंट बढ़ा देते थे और टेनेंट जो है प्रोटेस्ट करते थे। लैंडलॉर्ड क्या करते थे, उनके प्रोप्राइटरी राइट छीन लेते थे, उनको भगा देते थे कि तुमको अब आने की ज़रूरत नहीं है भूमि पर कल्टीवेशन करने के लिए, भूमि पर जो है अपनी खेती करने के लिए। फिर क्या होता था कि लगातार जो उसी खेत पर खेती कर रहे होते थे वो अपने राइट क्लेम कर देते थे और कई बार जो सरकार को मानना भी पड़ता था, वो अपने ऑक्यूपेंसी राइट क्लेम कर देते थे। तो इस तरीके से लगातार जो काश्तकार थे उन्हीं का जो है दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो एक्चुअल में खेती करते थे, तो राइट्स फिर उन्हीं के रिकॉग्नाइज किए जाने लगे और लैंडलॉर्डिज्म जो था वो धीरे धीरे वीक होने लगा ब्रिटिश पीरियड में और बाद में तो एबॉलिश ही कर दिया था भारत सरकार ने। फिर ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो शुरू हुए थे सामंतवादी प्रथा के खिलाफ। सबसे पहला है ग्रामदान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और वैसे भी है। तो गांधी जी के डेथ के बाद, ठीक है, तेभागा मूवमेंट और तेलंगाना मूवमेंट के खत्म होने के बाद भूदान आंदोलन का उदय होता है और फिर बाद में ग्रामदान आंदोलन जो है तेभागा और तेलंगाना मूवमेंट के जैसे शुरू हो जाते हैं। ग्रामदान और भूदान जो है ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बाय ट्रस्टीशिप। गांधी जी की तो अवधारणा थी कि प्राइवेट ओनरशिप को खत्म किया जाना चाहिए बल्कि लोगों को ट्रस्टीशिप को अपनाना चाहिए, ठीक है, खासकर लैंड के मामले में। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि ओनर जो है किसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड मशीनरी आदि के वो ट्रस्टी उन्हें बन जाना चाहिए वेल्थ का। और इंटरप्राइज जो है ये पूरा होना चाहिए कम्युनिटी का, मतलब इंटरप्राइज जो है लैंड मशीनरी इनकी टोटल ओनरशिप जो है वो ट्रस्टी के फॉर्म में रहनी चाहिए जिसकी एक्चुअल में ये सब भूमि हो मशीनरी हो, लेकिन ये पूरी कम्युनिटी का इसमें ओनरशिप फिर होना चाहिए, ठीक है। भूदान और ग्रामदान जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर आधारित है। विनोबा भावे का कॉन्सेप्ट है भूदान मूवमेंट, उन्होंने नलगोंडा में शुरू किया था, ठीक है। विनोबा भावे ने कहा था कि जिन फैमिलीज़ के पास काफ़ी सारी भूमि है वो कुछ लोगों को दान में दें और जिन भूमिहीन लोगों को वो दान में देंगे भूमि को, वो उनको अपने दत्तक पुत्र की तरह माने, अडॉप्टेड चिल्ड्रन की तरह माने और उन्हें गिफ्ट में ये भूमि दे दें। इसी को हम लोग भूदान बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में जो ओनर थे, पूरे पूरे गाँव के जो ओनर्स थे, उन्हें कहा गया कि वो पूरी की पूरी अपनी भूमि को विलेज के लोगों को दान में दे दें और वो लैंड जो है उस पर ओनरशिप अब पूरी कम्युनिटी की होगी, किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप नहीं होगी। ये एक बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप माना जाता था सामंतवाद के खिलाफ या फिर जमींदारी सिस्टम के खिलाफ, लेकिन बहुत ही पीसफुल वे में, इसमें किसी को फोर्स नहीं किया गया था। यहाँ पर इसे एक नोबल कॉज बता करके कहा गया था कि अगर किसी के पास इतनी सारी भूमि है, उसके पास कोई भी बच्चे नहीं है, एक दो बच्चे हैं और भूमि की, देखिए भूमि अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए किसी के पास 200 एकड़ भूमि है, उसमें कई सारी भूमि खराब है, कई सारी उपजाऊ है और भूमि इतनी ज़्यादा है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो ये कहा गया था कि वो लोगों को दान में दे दे भूमि। इसी को कहा गया था आपका भूदान मूवमेंट। तो फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए ये प्रयास था और साथ ही साथ इसमें यह भी था कि कोई वायलेंस नहीं हुई थी, ना कोई इसमें स्ट्रगल हुई थी। इसके बाद नक्सलबाड़ी और नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलबाड़ी मूवमेंट की शुरुआत हम सिलीगुड़ी सब डिवीज़न में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से नक्सलबाड़ी नाम की जगह से मान सकते हैं, फिर ये नॉर्थ बंगाल से। फिर ये प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल थी, इसमें पीजेंट एसोसिएशन ने फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कह सकते हैं रिवॉल्यूशन किया था। मिड 50s में कृषक समिति जो पीजेंट कमेटी थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उन्हें इसमें इंगेज किया गया और ये कहा गया कि लैंडलॉर्ड क्लास के खिलाफ ये स्ट्रगल चलता रहेगा और कहा गया कि बिल्कुल भी जो मतलब ये काश्तकार हैं जो कि भूमि किराए पर लेकर के कल्टीवेशन करते रहें जमींदारों की भूमि पर, वो भूमि बिल्कुल नहीं छोड़ें और बिल्कुल भी उन पर बहुत ज़्यादा कोई कर ना लगाया जाए, इसके खिलाफ भी विरोध करें। उन्होंने कहा था कि अपनी उपज का हिस्सा तब तक ज़मींदारों को ना दें जब तक ज़मींदार अपनी ओनरशिप किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से प्रूफ ना कर दें। फिर कुछ मूवमेंट जो आज़ादी के बाद भी रहे हैं, जैसे कि पीजेंट मूवमेंट जो ओडिशा में रहा था, ठीक है। इशू प्राइस क्या था, मतलब लो प्राइस जो था पैडी का दिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, उसके खिलाफ 2000 में हुआ था। झारसुगुड़ा आंचलिका कृषक संगठन जो था, उन्होंने नवंबर 2000 में झारसुगुड़ा से शुरू किया था मूवमेंट और ये कहा गया था कि 2000-2001 में जो सूखा पड़ा था उसके बाद फार्मर्स गुस्से में थे कि उनकी चावल का उचित दाम नहीं दिया जा रहा है। फिर उसके बाद कर्नाटक में मूवमेंट हुआ था काफ़ी पहले,
जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की गुलबर्गा में हुआ था, वहाँ पर किसान संगठन का स्ट्रगल चल रहा था रिमनरेटिव प्राइजेस पर ही। तूर दाल का रिमनरेटिव प्राइस उनको सही नहीं दिया जा रहा था, और इस पे कई सारी सुसाइड्स भी लोगों ने वहाँ पर की थी, विजेंट्स ने, और ये काफ़ी फिर चर्चा में आया था ये मामला। लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम में, जो कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं उसमें लैंड रिफॉर्म एक्सप्लिसिटली लिखा गया है। भूमि सुधारों में हम देखेंगे लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म जो है इसका मतलब होता है लैंड टेन्योर रिफॉर्म, ठीक है। टेन्योर का क्या मतलब होता है? टेन्योर मतलब शब्द जो लैटिन वर्ड टीनियो से आया है, इसका मतलब होता है टू होल्ड। तो लैंड टेन्योर का मतलब हो गया कि वो कंडीशन, वो परिस्थितियां या फिर जो स्टिपुलेशंस या फिर वो जो शर्तें जिस पर लैंड जो है अधिग्रहित की जाती है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फार्मर जो है किसी भूमि का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और वो कंडीशंस उसे फुलफिल करनी होती हैं जिस बीच वो उस लैंड को होल्ड करता है। तो लैंड जो है कह सकते हैं इस पर कब्जा किया जा सकता है, उसको वितरित किया जा सकता है, उसको एक्सप्रोप्रिएट किया जा सकता है इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। किस सिस्टम को? लैंड रिफॉर्म के सिस्टम को। लैंड रिफॉर्म वो इंस्ट्रूमेंट माना गया है सोशल जस्टिस का, जिससे इनइक्वलिटी जो भारत में व्याप्त थी उसको हटाया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि लैंड ओनरशिप में आप देखेंगे बहुत बड़ी खामियां थी शुरुआती दौर में आज़ादी में, कि एक एक व्यक्ति के पास हजारों एकड़ भूमि थी और कोई व्यक्ति भूमिहीन था, और भूमि खरीदने के लिए उसके पास ना पैसे थे और ना ही कोई भूमि अपनी बेच रहा था। मतलब ये उसको हर हाल में काश्तकार या फिर कृषि श्रमिक रहने पर ही मजबूर किया जा रहा था। ये एक ऐसा स्टेप है लैंड रिफॉर्म का जिसमें लैंड होल्डिंग के कंसंट्रेशन को रोका जाता है। मतलब किसी कुछ ही हाथों में एकदम से पूरे लैंड का अधिकार ना हो, ये इंश्योर किया जाता है। और खासकर नॉन कल्टीवेटिंग ओनर्स हैं, जो इनका भूमि से या फिर कृषि से कोई लेना देना नहीं है, वो लगातार पैसे के बल पर बहुत सारा हिस्सा अधिग्रहित किए हुए हैं। ऐसा ना करें लोग, इसके लिए लैंड रिफॉर्म किया जाता है। इसके लिए इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग्स लगाई जाती हैं, मतलब कि साइज ऑफ होल्डिंग तय कर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर कृषि करता है या नहीं करता है तो अधिकतम इतनी ही भूमि अधिग्रहित कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं अधिग्रहित कर सकता है। लैंड रिफॉर्म में आता क्या है? लैंड रिफॉर्म में आता है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट टेन्योर्स, टीनेंसी रिफॉर्म, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, और कंपाइलेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये भी लैंड रिफॉर्म का हिस्सा है। लैंड रिफॉर्म alter the power structure both economic and politically, since land has always been a source of wealth, income, status and reflection of interlinking classes and caste structure of Indian society. Land reform empowers actual tillers of soil and enables them to seek development benefits from the state. मतलब जो एक्चुअल में कृषि भूमि पर खेती करता है उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है लैंड रिफॉर्म। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या रहा है इससे पहले भारत में लैंड रिफॉर्म का, या फिर जो कह सकते हैं लैंड रेगुलेशन का, कि भारत जो है कभी भी सिंगल रूलर के द्वारा जो है गवर्न नहीं किया गया है। लेट हिंदू पीरियड में, जैसे कि अशोका और गुप्ता पीरियड में और मुगल पीरियड में क्या होता था कि नॉर्थ इंडिया जो है वो सेंट्रल रूल में होता था और इसमें यूनिफॉर्म लैंड टेन्योर सिस्टम होता था। साउथ इंडिया में थोड़ा अलग अलग होता था, और इसमें बेसिकली हम नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात कर लें तो मुगल पीरियड से ही रैयतवाड़ी सिस्टम ही चलता था। रैयतवाड़ी सिस्टम को कह सकते हैं डेवलप करने का श्रेय वैसे शेरशाह को जाता है, इसको रैयतवाड़ी के रूप में डेवलप करने का श्रेय जाता है अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल को। तो इसने क्या किया था कि रैयतवाड़ी सिस्टम ला दिया था, मतलब कि ओनरशिप जो होती थी वो रैयत के पास होती थी। रैयत यानी कि जो एक्चुअल में किसान होता था, जो भूमि पर खेती करता था, उसको अपने प्रोड्यूस का ग्रेन के रूप में हिस्सा देना पड़ता था सरकार को, मुगल गवर्नमेंट को देना पड़ता था, जमा कराना पड़ता था। ये करीब 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस होता था, और मुगल पीरियड में भूमि को बेच नहीं सकता था किसान, खाली जो है उसको मॉर्टगेज कर सकता था, ठीक है, ये होता था। और हर 10 साल में असेसमेंट होता था कि प्राइस जो है घटाना है भूमि का या फिर बढ़ाना है। औरंगजेब की डेथ के बाद जो लेटर मुगल्स आए थे उनकी पावर डिक्लाइन होती गई। इंटरमीडियरीज की क्लास जो है इमर्ज होती थी यहाँ पर, ठीक है, मतलब मिडिल मैन की शुरुआत होती थी मुगल पीरियड में औरंगजेब के पतन के बाद। इसमें रूलर के बीच और किसानों के बीच यानी रैयतों के बीच एक कह सकते हैं दलाली के रूप में एक क्लास शुरू होती है जिसको इंटरमीडियरीज कहा गया था, और ये मिडिल मैन के रूप में काम करते हैं। ये क्या करते थे कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे काश्तकारों से और अपना 9/10 हिस्सा रूलर को देते थे और 1/10 जो है खुद रखते थे दलाली के फॉर्म में। तो ये मिडिल मैन जो है शुरुआत होती है लेटर मुगल पीरियड से। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स कलेक्टर्स के माध्यम से किया, फिर ये ऑक्शन करने लगे थे हाईएस्ट बिडर को, जिसको क्या कहा था, इजरादारी सिस्टम कहा गया था।
इजरादारी सिस्टम के तहत यहाँ पर बोली लगाई जाती थी और जो हाईएस्ट बिडर होता था उसको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट दे दिए जाते थे और उसका कुछ हिस्सा फिक्स कर दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद ये सिस्टम फेल हो गया था लॉन्ग रन में। फिर 1970 से 93 के बीच एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। इसमें ज़मींदारों को प्रोप्राइटरी राइट्स दे दिए गए थे, ठीक है, लैंड पर। रैयतों को नहीं, ध्यान रखिएगा, ज़मींदारों को। और ज़मींदारों का काम होता था टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना। लैंड सेटलमेंट कैसे होगा और क्राइटेरिया क्या होगा रेवेन्यू का, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। खाली यहाँ पर कह सकते हैं ओनरशिप दे दी गई थी ज़मींदारों को परमानेंट सेटलमेंट के तहत। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का शुरू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले बनारस में 1773 में। बंगाल परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन आया था 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको पास किया था और ये बंगाल, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल था। ट्रेडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर्स जिनकी काफ़ी अच्छी साख होती थी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लेवल पर लोकली, उनको प्रोप्राइटर्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था, जो कि ज़मींदार होते थे और वो रेवेन्यू कलेक्शन के एजेंट होते थे गवर्नमेंट के बिहाफ पर। जो बल्कि भूमि के एक्चुअल ओनर्स थे, जो भूमि पर खेती करते थे, उनको मियरली जो है किराएदार के रूप में कर दिया गया कि वो बस खेती करेंगे और एक निश्चित हिस्सा उनको मिलेगा और वो भी प्रोप्राइटर यानी ज़मींदार डिसाइड करेगा।